Hi students, I am Mohammad Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammad Naveed. We already started a chapter Segments of Indian Society. This is the third video of Segments of Indian Society. मैं आपका मेरे चैनल सोशलॉजी विद मोहम्मद नवीद पर आपका खैर मकदम करता हूँ। हम दूसरा सबक शुरू कर चुके थे जिसका नाम था हिंदुस्तानी समाज की दर्जा बंदी। इस सबक में हम पहला जो इसका हिस्सा है वो देख चुके थे, जो है कबायली बिरादरी, ट्रायबल कम्युनिटी, आदिम समुदाय व आदिवासी समुदाय। त्याच्यामध्ये आपण त्यांची वैशिष्ट्ये बघितली होती, खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके थे इनकी। अब कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात के बाद हम जो देखने वाले हैं वो है कबायली बिरादरी की मसाइल, कबायली बिरादरी के मसाइल, आदिम समुदाय व आदिवासी समुदायाचे समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। नाउ यू आर टू सीन इन द स्क्रीन द प्रॉब्लम फेस बाय ट्राइबल कम्युनिटी। कबायली बिरादरी के मसाइल, आदिम समुदायाच्या समस्या। फर्स्ट इज गिवन अलाइनेशन फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, जंगलाती सरजमिनी से मुंतकिली, और जिसको मराठी में आपण म्हणू शकता जंगल व आदिवासी जमिनीपासून अलगता। तर पहिला पॉईंट आपण बघणार आहोत, ते दिलेला आहे आपला पुस्तकामध्ये, जंगल व आदिवासी जमिनीपासून अलगता। वनप्रदेश आणि तेथील संसाधने हे आदिम समाजाच्या उपजीविकेची प्रमुख साधने आहेत। बहुतांश आदिम जमाती अन्न संकलन, शिकार आणि प्राथमिक शेती करणे यामध्ये व्यस्त असतात। वनातून होणाऱ्या उत्पादनावर ते मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात। म्हणून जेव्हा बाह्य प्रदेशातील लोक आदिवासी समाजाची जमीन आणि तेथील संसाधनाचे शोषण करतात, तेव्हा आदिम समाजाचे निसर्ग चक्र आणि त्यावर आधारित त्यांचे आयुष्य विस्कळीत होते। हमने इससे पहले वाले खुसूसियात में हमने देखे थे कि कबायली बिरादरी जो है वो ज़्यादातर कहाँ रहती है, जंगलात में या बिल्कुल अलग ज़मीनों पर, नहरों के किनारे, झरनों के किनारे या दलदली इलाकों में, ऐसी जगह पर ज़्यादातर कबायली बिरादरी रहती है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर ये लोग अनाज जमा करने और शिकार करने और गश्ती काश्तकारी पर इनकी ज़िंदगी मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से मसला ये होता है कि ये लोग जो है उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के लिए सिर्फ वही चीज़ होती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़मीनों के लिए इनकी ज़मीनों को छीनने की कोशिश करते हैं और इनको बार बार क्या होता है, उन ज़मीनों से मुंतकिल किया जाता है। तो जंगलाती सरजमीनी से इनको बार बार मुंतकिल होना पड़ता है और बार बार ये इस ज़मीन से उस ज़मीन की तरफ मुंतकिल होते रहते हैं। अलाइनेशन फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, यू हैव टू वेरी वेल नो forest land and its resources provide the best means of livelihood for tribal people. Many tribes engage in primary agriculture, food gathering and hunting. They are heavily dependent on the produce of forest. Therefore, when outsiders exploit the tribal land and its resources, the natural ecocycle and the tribal life dependent on it is generally disturbed. Okay, so the first point is completed. Now we have to see in the second point, that is poverty and indebtedness। जो हम दूसरा नुक्ता देखने जा रहे हैं वो है गुर्बत और मकरूजियत। आता आम्ही दुसरा पॉईंट बघणार आहोत, त्याचं नाव आहे दारिद्र्य आणि कर्जबाजारीपणा। बहुतांश आदिवासी जमाती दरिद्र रेषेखाली आहेत।
आदिम जमातींचे व्यवसाय साध्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. अन्नसंकलन, शिकार आणि शेती हे त्यांच्या बहुतेक व्यवसाय सर्वसाधारण पद्धतीचे आहेत. अशा अर्थव्यवस्थेत नफा किंवा अतिरिक्त उत्पादन होत नाहीत. म्हणून राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलना करता त्यांचे दरडोई उत्पन्न अत्यल्प असते. पैकी बहुतांश आदिम लोकांची दारिद्र्य व्यवस्था तीव्र स्वरूपाची असते. त्यांच्यावर अनेक कर्जेही आहेत. स्थानिक सावकार आणि जमीनदार या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आदिम जमातींचे शोषण करतात. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आदिम समाजाला बहुतेक वेळा त्यांची जमीन तारण ठेवावी लागते किंवा विकावी लागते. सबसे बड़ा मसलों में जो शुमार है कबायली बिरादरी के मसाइल में वो है गुर्बत और मकरूजियत. गरीबी इन पर इस वजह से भी है क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जंगली इलाकों में रहते हैं और नई तकनीक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. और इनके जो पेशे हैं जैसे अनाज जमा करना, शिकार और गश्ती काश्तकारी, इसमें भी ये तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा अनाज में फ़ायदा नहीं मिलने पाता. सिर्फ इतना ही अनाज मिलता है कि वो अपना पेट भर सके, जिसकी वजह से कभी कभी बाढ़ आने की वजह से या कहत पड़ने की वजह से भी इनके पास अनाज नहीं रहता. और फिर क्या होता है, इन्हें किसी से कर्ज़ लेना पड़ता है. और जो उस इलाके के साहूकार होते हैं या ज़मींदार होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, उनकी ज़मीनों को अपने पास गिरवी रख कर इन्हें कर्ज़ दे देते हैं. और कर्ज़ की वापसी ना करने की इनको भुगतान करना पड़ता है, अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है और इसी वजह से इनके ऊपर ज़्यादातर कर्ज़ रहता है, मकरूजियत रहती है. Now we have to see the second point that is the poverty and indebtedness. You have to very well know a majority of tribal people live below the poverty line. The tribes practice simple occupation based on primitive technology. Most of the occupations fall into the primary categories such as hunting, gathering, and agriculture. There is no profit nor surplus making in such economy. Hence, their per capita income is very low, far less compared to the national average. Most of them live in the abject poverty and are steeped in debt. Local moneylenders and zamindars take advantage of this situation and exploit the tribals. In order to repay the debts, they often have to mortgage or sell their land. Now that is the poverty and indebtedness we have to see in that. Now we have to take the third point, that is the health and nutrition. तीसरे नुक्ते की तरफ हम आ रहे हैं जो है सेहत और गिजायत. आता आपण तिसरा पॉईंट बघणार आहोत, त्याचं नाव आहे आरोग्य आणि पोषण. भारतातील बहुतांश आदिवासी जमाती पाण्यापासून होणाऱ्या संसर्गजन्य रोगांशी बाधित आहेत. त्यांच्यासाठी असे रोग कायमच जीव घेणे ठरतात. आदिम समाजातील लहान मुले जन्मतच कुपोषित असतात. कुपोषणामुळे त्यांच्यात अनेक कमतरता असतात. आदिम जमातीमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. वैद्यक आणि आरोग्य शरणार्थ सुविधांच्या कमतरता आणि त्या दारिद्र्य यामुळे आदिवासी समाजाला आरोग्य आणि पोषणाबाबत खबरदारी घेता येत नाही. कुपोषण ही आदिम समाजातील गंभीर समस्या आहे.
अब हम देख सकते हैं सेहत और ग़िज़ाइयत। इसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमें कबायली बिरादरी में दिखाई देती है, क्योंकि इन्हें साफ़ पानी मिलने ही नहीं पाता। ये ज़्यादातर नदियों का पानी, नालों का पानी या ऐसे ही गंदे पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी सेहत मुस्तकिल नहीं रहने पाती। और ग़िज़ाइयत का भी इनके पास मसला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले खाने इन्हें नहीं मिलने पाते। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं कबायली बिरादरी में, वो कुपोषण यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, ऐसे बच्चे होते हैं। और उनके अंदर ज़्यादातर एक सोच होती है, जैसे दवाखानों वगैरह में भी ये जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इन लोगों की सोच है कि बाज़ बीमारियां जादू से होती है और उनका इलाज भी जादू से ही किया जा सकता है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, तिब्बी सहूलियात को भी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और इसी वजह से इनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन यानी सेहत और ग़िज़ाइयत का बहुत बड़ा मसला है। Health and nutrition. In many parts of India, the tribal population suffers from chronic waterborne infections and diseases, which often prove to be life-threatening. They also suffer from malnutrition since childhood and various deficiencies caused by it. Infant mortality is quite high among the tribals. Lack of proper medical and sanitary facilities and poverty among the tribals also lead to various difficulties in maintaining proper health and nutrition. Tribal malnutrition is a serious problem today. After that we have to see in the fourth point, that is the illiteracy. अगला जो हम उनका मसला देखने वाले हैं वो है नाखवानदगी, निरक्षरता। तर निरक्षरतामध्ये आदिवासी समाजाच्या विकासामध्ये त्यांच्या निरक्षरतेचा अडथळा आहे। शाळेत वेळात आदिवासींची शाळकरी मुले शेतीकाम आणि रोजीरोटी मिळवण्यात गुंतलेली असतात। मुलांकडे मदतीचा हात म्हणून पाहिले जाते। त्यांनी पालकांना अर्थार्जनास मदत करावी अशी अपेक्षा असते। त्यामुळे पालक मुलांना शाळेत पाठवण्याबाबत नाखुश असतात। शिवाय शाळा ही आदिवासींच्या वस्तीपासून दूर असतात। शाळेतील अभ्यासक्रम आदिवासींच्या भाषेत शिकवला जात नाही। त्यामुळे मुलांना शिक्षणाची रुची निर्माण होत नाही। अशा कारणामुळे आदिवासींचे मुले शिक्षणाला मुकतात। नाखवानदगी, जाहिलियत भी हम जिसे कह सकते हैं, ये कबायली बिरादरी की सबसे बड़े मसलों में शुमार है। इसकी वजह ये है कि जब इनके ऊपर गुर्बत है तो गुर्बत की वजह से ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादातर इनके बच्चे इनका हाथ बटाएं, खेती बाड़ी के काम में या शिकार के काम में इनके बच्चे इनका हाथ बटाएं, और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए ज़्यादा उसे अहमियत नहीं देते। इसके अलावा ये भी है कि बहुत सारी स्कूलें जो इनकी बस्तियां होती हैं वहाँ पर नहीं ना होते हुए बहुत दूर होती है, ये भी एक मसला है। उसके अलावा कि वहाँ पर जो तालीमी ज़बान होती है वो ज़बान भी दूसरी होती है, और दूसरी ज़बान होने की वजह से यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर इस चीज़ को तालीमी लियाकत को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट जिसे कहेंगे हम आता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, तालीम को वैसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि एक तो उनके इलाकों से स्कूलें दूर हैं, और दूसरी जो वहाँ पर तालीम जिस ज़बान में दी जा रही है वो उनकी ज़बान नहीं है।
इसी वजह से ये लोग तालीम छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर नाखवानदगी देखी जाती है। ये सबसे बड़ा मसला है कबायली बिरादरी का। इलिटरेसी Illiteracy among tribals is a major hindrance towards their development. School hours often clash with agriculture and wage earning activities of children. Children are looked upon as economic assist and are thus expected to supplement their parents' income. Hence, many parents are unwilling to send their children to school, or they come and call the children from school to help in the fields. Also, there is a problem. Schools are often not located in the vicinity of tribal settlement. The formal courses in schools are not taught in tribal languages, so children lose interest in learning, leading to a high dropout rate. Now, there is the illiteracy is completed. We have to see the next problem is bonded labor. जबरन मजदूरी, जिसे हम कह सकते हैं मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतात वेठ बिगारी. वेठ बिगारी कशी तर भारतीय कायदा व्यवस्थेत वेठ बिगारी बंदी आहे, आपल्याला माहीत असेल ते. तथापि काही आदिम प्रदेशांत या प्रकारचे वेठ बिगार आढळतात. वेठ बिगारी ही गंभीर समस्या मानली जाते. आदिवासींच्या गंभीर दारिद्र्य व्यवस्था आणि अनियमित उत्पन्न समस्येसाठी कारणीभूत आहे. खरे तर जमिनीपासून अलगता, कर्जबाजारीपणा, वेठबिगारी मजूर आणि दरिद्र या समस्या परंपरांशी संबंधित आहेत. सरकारी व स्वयंसेवी संस्था यांच्या प्रयत्नामुळे आदिवासींमधील वेठबिगारी पद्धत कमी झाली आहे. जबरन मजदूरी. अब जबरन मजदूरी किस तरह से होती है कि ज़्यादातर इन लोगों पर हम देखते हैं कि बहुत सारी मकरूज़ियत है, गुर्बत है, उसके अलावा नाखवानदगी है, जिसकी वजह से क्या होता है, मकरूज़ियत होने की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे साहूकार, ज़मींदार, ये लोग क्या करते हैं, कर्ज़ ना चुका पाने की शक्ल में इनसे जबरन मजदूरी करवाते हैं कि तुम मजदूरी करो और मजदूरी करते रहो जब तक कि तुमसे ये तुम्हारी मकरूज़ियत ख़त्म ना हो जाए, जब तक इनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती है. हिंदुस्तानी हुकूमत की वजह से बहुत सारी काम किए गए, बहुत सारी NGOs वगैरह जो हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से अब इन कबायली लोगों में जो ये है जबरन मजदूरी का जो रेशियो है वो कम हुआ है. बॉन्डेड लेबर. Now bonded labor is banned in Indian law, but however it is still prevails in some tribal areas. Bonded labor is considered to be a serious problem which started due to rampant poverty and lack of stable income among the tribals. In fact, land alienation, indebtedness, bonded labor and poverty are problems which exist hand in hand. However, due to the efforts of the government and voluntary organization, many tribals are being freed from these problems. Now we have to see the next problem, that is shifting cultivation. अगला जो मसला है वो हम देखने वाले हैं गश्ती काश्तकारी. त्यांची पुढची समस्या जी आहे ते आहे स्थलांतरित शेती. स्थलांतरित शेती. आदिवासी समाजाच्या स्थलांतरित शेतीमुळे मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड व मातीच्या धूप होत असल्यामुळे ही एक समस्या मानली जाते. स्थलांतरित शेतीच्या आणखीही काय नावे आहेत? झूम शेती, खालू शेती,
आणि पोळू शेती. झूम शेती म्हणजे काय? ईशान्य भारतातील आदिवासांची पद्धत. खाल्लू शेती बिहारच्या मालेर आदिवासांची पद्धत. आणि पोळू शेती. पोळू शेती म्हणजे काय? मध्य भारतातील खोंड आदिवासी पद्धत. गश्ती काश्तकारी. गश्ती काश्तकारी इनका मसला कैसे है कि गश्ती काश्तकारी के लिए अलग अलग ज़मीनों का इंतखाब करते हैं और उन ज़मीनों पर कभी सैलाब होता है, कभी उन ज़मीनों पर उतनी अच्छी काश्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनका ज़्यादातर अनाज बर्बाद हो जाता है. तो इस तरह की खेती की वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा इनको मसलों का, इनके मसाइल बढ़ते जाते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. Now, shifting cultivation among tribal is a problem since it involves large-scale deforestation and soil erosion. Shifting cultivation is known by various names such as Jhum among the northeastern tribes, Khallu among the Malay of Bihar, and Podu among the Khonds of central India region. So that is the problems of tribals. After that we have to see the Panchashil philosophy of Pandit Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंचशील फलसफा. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे पंचशील तत्वज्ञान. पंचशील तत्वज्ञान याच्यामध्ये काय होता की पंडित जवाहरलाल नेहरूने 5 वर्षासाठी एक प्लॅन, एक तत्वज्ञान दिलेला होता आणि ते तत्वज्ञान ते दिलेल्या संक्षिप्तमध्ये आहे. पहिला जे संक्षिप्त आहे त्याच्यामध्ये लोकांच्या गुणानुसार त्यांचा विकास व्हावा, हे पहिला 5 बघायचं आपल्या त्याच्यामध्ये आपल्याला. दुसरा, वन प्रदेशात आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे. तिसरा, प्रशासन आणि विकासासाठी आदिवासींना प्रशिक्षण देऊन त्यांची गटबांधणी करावी. चौथा, आदिवासींच्या प्रदेशात गरजेपुरतेचे प्रशासन करावे. आणि 5वा, आदिवासी समाजावर किती पैसा गुंतवलेला त्यांच्या संख्याकी मांडणी करून परिणामाची पडताळणी करू नये. तर त्याला पंचशील असे म्हणतात. 5 वर्षासाठी आणि 5 संक्षिप्तवर अवलंबून असणारे पंडित जवाहरलाल नेहरूचे हे तत्वज्ञान काय म्हणलं जायचं? पंचशील. पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंचशील फलसफा. अब इसे पंचशील इसलिए कहा जाता है कि ये जो है 5 साल के लिए किया गया था और 5 नुकात पर ये मबनी था. कैसे? पहला जो नुक्ता था वो था कि लोगों को उनकी गुण यानी जो उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतों के हिसाब से उनको तैयार किया जाए. उसके बाद दूसरा कि उनको जो जंगलों में रहने वाले कबायली हैं उन्हें उनकी मर्ज़ी के एतबार से पेशे का इंतखाब हो. तीसरा कि जो हुकूमत है वो भी उनको क्या करे, उनके पेशे का इंतखाब करने में मदद करे. चौथा कि उनको पूरी के पूरी तरह से जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी इन चीज़ों को ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो हुकूमत उनको आसानी से दस्तयाब करे. और 5वां कि जो कबायली लोगों के ऊपर जो कर्ज़ है, जो मकरूज़ियत है, वो मकरूज़ियत ख़त्म की जाए. इस तरह से ये पंचशील इसे कहा जाता था. 5 साल के लिए प्रोग्राम था और 5 नुकात पर मबनी था. पंचशील फिलॉसफी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. That Panchashil is for the 5-year plans. That is inception of 5 years plans, and that is depend on 5 points. That is depend on 5 points. So they have called Panchashil. So first point is people should develop along lines of their own genuines. Number 2, that is tribals' rights to land and forest should be protected. Number 3, we should try to train
and build up a team of their own people. Fourth, we should not over administer these areas or overwhelm them with a multiplicity of schemes. And fifth one, that is, we should judge the result not to be statistics or the amount of money spent on them. So the Panchashil philosophy of Pandit Jawaharlal Nehru. After that, tribal development effort after independence. आज़ादी के बाद कबायली तरक्की की कोशिशें. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरचे आदिवासी विकासाचे प्रयत्न. आज़ादी के बाद बहुत सारी कोशिशें की गई कबायली तरक्की के लिए, जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे हुकूक दिए गए और हुकूक के साथ साथ उन्हें आइनी हुकूक भी दिए गए. तो हम वो आइनी हुकूक देखने वाले हैं. सम ऑफ द tribal development efforts after independence, some of the points are given, that is, some of the constitutional rights are given to the tribals. So these are constitutional provision for tribals. The constitution has given more than 20 articles for the redressal and upliftment of the underprivileged, with policies on positive discrimination and affirmative action with reference to scheduled tribes. They have helped in the educational development of the tribes. So you have to see in the table, there is an article is given and the provision is given. 14, the article number 14 is given, confer equal rights and opportunities to all. 15, prohibit discrimination against any citizen on the ground of sex, religion, race, caste, etc. 15, in fourth, that is, stress to make special provision for advancement of any socially, educationally backward classes. 16.4, that is, empowers the state to make provisions for reservation and appointments or post in favor of any backward class of citizens. 22nd to 73rd and 74th amendments to ensure effective participation of people in the process of planning and decision making. 46, that is, state of promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections. 244, 1, that is, tribal welfare committees to be set up for the welfare of the tribes. 275, grant in aid for promoting the welfare of STs, that is, scheduled tribes, and raising the level of administration in scheduled areas. 320, that is, 320, for the seats shall be reserved in the house of the people. And 332, reservation of the seats for scheduled caste and scheduled tribes in the legislative assemblies of the states. And 335 stipulates the claim that the members of the scheduled caste and the scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration. तर त्यांना काय झालं की आपल्याला काही आदिवासी समुदायाच्या साठी घटनात्मक तरतुदी केली गेली. तर तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता की तुम्हाला काही कलम दिलेले आहे आणि त्याच्या तरतूद दिलेली आहे. 14वी कलम सर्वांसाठी समान हक्क आणि संधीचा. त्याच्यानंतर 15वी कलम लिंग, धर्म, वर्ण आणि जाती या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. 15वी 4वी कलम, 4थी कलम ते आहे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाची प्रगतीसाठी विशेष तरतुदींचा उल्लेख. 16वी 4थी कलम ज्या वर्गांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही अशा कोणत्याही मागास वर्गांसाठी नियुक्तीच्या वेळा जागा राखीव ठेवण्यासाठी शासन सक्षम आहे. त्याच्यानंतर 22वा दुसरी कलम नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेत आदिवासींचा परिणामकारक सहभाग असावा म्हणून 73 आणि 74वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. 46वी
कलम त्याला दिलेली आहे, समाजातील दुर्बल गटांच्या, विशेष अनुसूचित जमाती, शैक्षणिक आणि आर्थिक हिताची विशेष काळजी घेण्यास शासनाचा पाठिंबा आहे. 244 पहिला, आदिवासी कल्याण. आदिवासींच्या कल्याणासाठी आदिवासी कल्याण समिती स्थापन करण्यात येतील. 275 त्याच्यामध्ये दिलेला आहे, अनुसूचित जमातींच्या कल्याणास चालन देण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. 330 लोकसभेमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी जागा राखीव असाव्यात. 332 राज्यातील विधानसभामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव असाव्यात. 335 केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या प्रशासकीय सेवामध्ये आणि पदांवर नियुक्त्या करताना प्रशासनाची परिणामकारकता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सदस्यांचा विस्तार करण्यात यावा, अशा त्यांना काही प्रोविजन दिले गेले. तो अब हम यहाँ पर ये ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और इसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा ग्रामीण समुदाय, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रूरल कम्युनिटी, और उर्दू में देही बिरादरी. थैंक यू.